रात के ठीक 9 बजे सेलम रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे करके रफ्तार पकड़ती है। नाम है 11,066 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। और इस ट्रेन के 2 सीलबंद कोचों में कुछ ऐसा रखा था जिसकी कीमत पूरे शहरों को हिला सकती थी। 342 करोड़ रुपए नगद, 224 लकड़ी के बंद बक्सों में। और ठीक उसके बगल वाले कोच में हथियारों से लैस पुलिस वहाँ पे पहरा दे रही थी। सब कुछ एकदम सुरक्षित लग रहा था। ट्रेन अंधेरी रात में आगे बढ़ती रही और पुलिस वाले अपना पहरा देते रहे। लेकिन उसी रात में किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो कल्पना से भी परे था। कुछ आदमी ट्रेन पर चढ़ के ट्रेन की छत काटते हैं और किसी तरह से उसी कोच में पहुंचे जहां पर बंद बक्सों में नोट रखे हुए थे। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब सुरक्षा इतनी कड़क थी और किसी को पता नहीं था कि उस ट्रेन में नोट जा रहे हैं, और फिर भी बिना किसी पुलिस वाले या बिना किसी पैसेंजर के भनक लगे ये सारा काम कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, दरअसल बात ये है कि भारत में हर रोज़ हज़ारों लाखों नोट इधर से उधर होते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ नोट रद्दी हो जाते हैं और उन पर लिखा पढ़ी भी हो जाती है और वो चलने के लायक नहीं रहते। ऐसे नोटों को बैंकिंग की भाषा में कहा जाता है म्यूटिलेटेड करेंसी। क्योंकि ये नोट दोबारा बाजार में नहीं चलाए जा सकते, इसलिए देश की सारी बैंकें इन नोटों को इकट्ठा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI को भेजते हैं। RBI इन नोटों को अपने करेंसी चेस्ट में जमा करता है, फिर या तो उन्हें नष्ट किया जाता है या तो नई करेंसी से रिप्लेस किया जाता है। ये एक ऐसी रूटीन प्रक्रिया है जो हर हफ्ते या हर महीने पूरे देश में चलती रहती है। लेकिन 8 अगस्त 2016 को भारत की यही रूटीन प्रक्रिया देश की सबसे बड़ी ट्रेन लूट की नींव बन गई। उस दिन तमिलनाडु की अलग अलग बैंकों, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक से पुराने नोटों का एक कंसाइनमेंट तैयार किया गया। ये सारे नोट ज़्यादातर 500 के पुराने नोट थे जो 2005 से पहले के थे और अब ये चलने के लायक नहीं बचे थे। कुल रकम थी 342 करोड़ और इन्हें 242 लकड़ी के अलग अलग डिब्बों में पैक किया गया था। लकड़ी का हर एक बॉक्स सील था और गिना हुआ था। कागजों में पूरी एंट्री मौजूद थी। पूरे कैश को भेजने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए चुनी गई ट्रेन थी 11,064 सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। ये एक नाइट पैसेंजर ट्रेन थी जो रोजाना सेलम से चलकर सुबह चेन्नई पहुंचती थी। 8 अगस्त की उस रात भी ट्रेन अपने तय समय पर सेलम से रवाना हुई। आम यात्रियों के लिए ये एक सामान्य यात्रा थी और वो अपने अपने कोच में सोने की तैयारी कर रहे थे। कोई मोबाइल देख रहा था तो कोई खिड़की के बाहर के अंधेरे का नज़ारा देख रहा था। लेकिन ट्रेन में एक कोच ऐसा भी था जिसमें कोई पैसेंजर नहीं था, सिर्फ वही 226 बॉक्स और उनमें रखे हुए 342 करोड़ रुपए। 9:30 पर सेलम चेन्नई एक्सप्रेस धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ती है। इंजन की आवाज़ तेज हो रही थी और ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। पास वाले कोचों में RPF के जवान और स्पेशल सुपरवाइजरी टीम तैनात थी। बाहर से देखने पर सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन यही वो समय था जब कहानी का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे करके ट्रेन चिन्ना सेलम से वृद्धा आश्रम के बीच वाली जगह पर पहुंचती है और इसी जगह पर ऊपर से इलेक्ट्रिक हेड वायर गायब हो जाते हैं। ट्रेन पूरी डीजल इंजन पर थी और इसी की वजह से ट्रेन की रफ्तार भी कम हो चुकी थी। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए 5-6 आदमी ट्रेन की छत पर कूद के उसी कोच की छत काटते हैं जिस पर 342 करोड़ रुपए रखे थे। और वो 5-6 आदमी ये काम पहली बार नहीं कर रहे थे। ट्रेन की रफ्तार और पहियों की रफ्तार और चल रही हवा, उनके पास इसका पूरा कैलकुलेशन था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि चोरों के पास बस उतना ही टाइम था जितनी देर में ट्रेन वृद्धाचलम तक पहुँचती, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिक वायर फिर से स्टार्ट होते हैं। और उन्होंने अंदर घुसते ही बॉक्स नंबर 20 को टारगेट किया। अब आप लोग पूछेंगे कि उन्होंने इस बॉक्स को ही क्यों टारगेट किया, क्योंकि ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये पूरी इनसाइड प्लानिंग थी और उन्हें पता था कि इसी बॉक्स में सबसे ज़्यादा मनी है। सबसे पहले वो बॉक्स नंबर 20 से 4 करोड़ रुपए निकालते हैं और उसके बाद बॉक्स नंबर 16 से 1 करोड़ 70 लाख रुपए निकालते हैं। जांच के मुताबिक 2 और बॉक्स खुले पाए गए थे जिनमें मनी पूरी की पूरी भरी हुई थी। शायद चोरों के पास उन्हें भी खाली करने का वक्त नहीं होगा, क्योंकि वृद्धाचलम ज़्यादा दूर नहीं है। और एक सवाल ऐसा था जो हमेशा दिमाग में घूमता रहा, 342 करोड़ की रकम से सिर्फ 5 करोड़ 78 लाख तक की ही रकम क्यों चोरी की गई। वृद्धाचलम आने से थोड़ी दूर पहले ही पैसे ट्रेन से बाहर फेंक दिए गए जहां उनकी पूरी टीम मौजूद थी। पूरी कार्रवाई के दौरान अंदर बैठे लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि पार्सल कोच जो था वो पूरी तरह से इंसुलेटेड था। ट्रेन की तेज आवाज़ और डीजल इंजन की गड़गड़ाहट और रात के समय ने मिलकर इस चीज़ को और सरल बना दिया।
आसपास के कोचों में आरपीएफ के जो जवान थे उनका पूरा ध्यान बाहर की तरफ था, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि हमला छत से भी हो सकता है। रात के लगभग 12:15 से 12:30 तक चोरों का पूरा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। बाकी रात ट्रेन अपने तय स्टेशन पर रुकती रही, लोग सोते रहे और सुरक्षा टीम पूरे अलर्ट में रही, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि चोरी अब तक हो चुकी है। सुबह 3:55 से 4 बजे के करीब ट्रेन चेन्नई मोड़ स्टेशन पहुंचती है। प्लेटफॉर्म पर आम हलचल थी, आरपीएफ के जवान भी नीचे उतरते हैं और अभी तक भी किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या हो चुका है। सुबह के लगभग 10:55 के करीब आरपीएफ के जवान फिर से ट्रेन पर चढ़ते हैं। दरअसल बात यह है दोस्तों कि ट्रेन कितनी भी जल्दी स्टेशन पर पहुंच जाए, लेकिन जो पार्सल और जो बॉक्स होते हैं वो अपने एक डिसाइडेड टाइम पर ही नीचे उतारे जाते हैं। कोच के अंदर घुसते ही सारे जवानों का मुंह खुला का खुला रह गया। ट्रेन की छत में एक बड़ा सा होल था जिससे सनलाइट सीधे नीचे पड़े बक्सों पर आ रही थी। 2 बक्से बिल्कुल खाली पड़े थे और 2 बक्से जिनमें नोट भी थे, लेकिन उनका ढक्कन सिर्फ खाली था। आरबीआई के अधिकारियों ने तुरंत ही अपने सीनियर अफसर्स को कॉल किया और लोकल प्रशासन को अलर्ट किया गया। ट्रेन के पैसेंजर और कर्मचारी जो जहां थे उन्हें वहीं रोक दिया गया। नोटों की गिनती चालू हो गई। काउंटिंग पूरी होने के बाद पता चलता है कि लगभग 5,78,00,000 की रकम गायब थी। कुछ ही घंटों में फॉरेंसिक टीम वहां पे पहुंच गई और छत में जो छेद था उससे और सारे खाली पड़े बॉक्सों से सैंपल लेना स्टार्ट किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जांच में 4 अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट मिले और उनके साथ ही खून की एक छोटी सी बूंद भी मिली थी। ये दोनों चीज़ें देखते ही लोगों को लगा कि हाँ अब तो वो पकड़े जाएंगे, लेकिन इनकी जांच होने के बाद, मैच होने के बाद सिर्फ निराशा हाथ लगी, क्योंकि कोई भी ब्लड सैंपल या फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी अगस्त 2016 की सुबह के बाद जांच एजेंसियों को पूरा भरोसा था कि ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स तो मिले हैं। जब ब्लड सैंपल और 4 फिंगरप्रिंट को नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस से मैच कराया गया तो भी नतीजा 0 ही था। जब स्टेशंस के सीसीटीवी चेक किए गए तो उनमें भी कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। जिस नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूरल स्टेशन पे वारदात हुई थी वहाँ कोई आई विटनेस था ही नहीं। दबाव में रेलवे पुलिस और आरपीएफ तमिलनाडु पुलिस की तरफ से 7 अलग अलग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। हर टीम को अलग अलग एंगल दिया गया, फॉरेंसिक, सीसीटीवी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और हिस्ट्री। लेकिन कुछ महीनों के भीतर ये सारे लीड्स सूखने लगे। पहले साल में जांच 3 बड़ी थ्योरीज के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसमें से पहली थ्योरी थी इनसाइड जॉब। ट्रेन में मौजूद एक एक व्यक्ति से, एक एक जवान से, एक एक पैसेंजर पे शक किया गया और घंटों पूछताछ की गई, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, न पैसा न सस्पेंशन। और इसके बाद की दूसरी थ्योरी थी लोकल गैंग। तमिलनाडु के पुराने क्रिमिनल नेटवर्क्स को खंगाला गया, लेकिन छत काट के चलती ट्रेन में घुस के चोरी करने की एक्सपेक्टेशन किसी लोकल गैंग से मैच नहीं कर रही थी। इसी के साथ थी थ्योरी 3, प्रोफेशनल हाईएस्ट क्रू। इस थ्योरी में इंटरस्टेट एंगल पर काम हुआ, लेकिन भारत में मूविंग ट्रेन रूफकट रॉबरी की कोई मिसाल ही नहीं थी। 2016 के आखिर तक ये साबित हो गया कि ये केस धीरे धीरे कोल्ड केस बनता जा रहा है। अभी 11 अगस्त 2016 को केस को क्राइम ब्रांच सीआईडी सीबीसी सीआईडी को सौंप दिया गया। नई टीम, नया नेतृत्व। एडीएसपी सेंथिल कुमारन को इसका हेड बनाया गया और डीएसपी कृष्णन को फील्ड ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। नई टीम ने आके पुरानी फाइल्स दोबारा खोली और आखिरकार 2017 के आखिर को एक बड़ा फैसला लिया गया। फोरेंसिक्स ओनली अप्रोच फेल हो चुकी थी। इसके बाद जांच का रास्ता बदला गया। अगस्त सितंबर 2018, 2 साल की नाकामी, थकान और अधूरी फाइलों की इन्वेस्टिगेशन के बाद पहली बार जांच सही दिशा में मूव करती दिख रही थी। सेल टावर डेटा और जियो स्पेशल मैपिंग को जब एक दूसरे पर ओवरले किया गया तो तस्वीर साफ होने लगी। करीब 7-8 मोबाइल ऐसे थे तो अगस्त 2016 की उस रात ट्रेन में मौजूद लोगों के अलावा जियो के टावर्स को इधर उधर से टच कर रहे थे। इसके बाद ये सोचा जा रहा था कि वो जो मोबाइल थे वो चोरों के ही होंगे। जब इन नंबरों को क्रिमिनल डेटाबेस से क्रॉस चेक किया गया तो कुछ नाम बार बार उभर के आए, ऐसे पर्दी कम्युनिटी और लोकेशन रतलाम और गुना। नाम सामने आने लगे, दिनेश पारदी, रोहन पारदी और रतलाम से रूती पारदी, कलिया पारदी और अंत में महेश पारदी, एक एसोसिएट ब्रजमोहन। ये पहली बार था जब इन्वेस्टिगेटर के पास सिर्फ जियोग्राफी नहीं, फेस और नाम भी थे। और जैसे जैसे प्रोफाइल्स खुलती गई एक और नाम इनके बीच चमकने लगा। वो एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही पुराने अफसर चुप हो जाते थे। मोहर सिंह। जांच में सामने आया कि ये कोई लोकल हैंडलर नहीं बल्कि चंबल का एक विख्यात डकैत था। इसका जन्म करीब 1926 से 1927 के बीच हुआ था।
इस पर करीब 600 से ज़्यादा केस और 400 से ज़्यादा का आरोप था। और फिर आया 13 अक्टूबर 2018 का वो दिन जिसने पूरी कहानी पलट दी। CBCID ने चेन्नई में रोहन पार्थी और दिनेश पार्थी को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि लगभग 5 से 6 लोग उस दिन छत पर मौजूद थे, जिसमें से 2 लोग रस्सी के सहारे उसके नीचे उतरे थे। उन्होंने ये भी बताया कि ये चोरी उन्होंने एकदम से नहीं की थी, चोरी से पहले उसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। खास तौर पर प्लानिंग के दौरान उन्होंने वही हिस्सा चुना जहां पे वायर मौजूद नहीं थे, बल्कि ट्रेन इंजन से चलती थी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्हें इसके बारे में भी पूरी जानकारी थी कि किस बॉक्स में कितना पैसा है। उन्होंने खास तौर पर बॉक्स नंबर 20 और 16 को टारगेट बनाया, और वो ये भी जानते थे कि इनमें 500 के नोट भरे हुए हैं। पुलिस को साफ लग रहा था कि ये ऐसी जानकारी मिलना बिना किसी अंदर के आदमी के मिले हो नहीं सकता। हालांकि पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे पता चल सके कि किसी सरकारी कर्मचारी ने इनकी मदद की थी। सबसे अहम बात ये थी कि 30 से 40 मिनट में उन्होंने ये पूरा काम किया और लूट भी लिमिट में की, जितने में आराम से भागा जा सके। 342 करोड़ की रकम में से सिर्फ 5 करोड़ 78 लाख रुपए। इसके बाद 30 अक्टूबर 2018 को गुना और रतलाम से 5 लोग और पकड़े गए। एक था मोहर सिंह, जो पहले से ही जेल में अन्य मामलों में गुना के लिए बंद था। कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, जिनमें से इन्वेस्टिगेशन के क्रॉस इंट्रो में सबकी कहानी एक जैसी थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि लुटेरों को बॉक्स की जानकारी पहले से की गई रेकिंग से मिली थी। हालांकि शक बना रहा कि इसमें किसी अंदर वाले का हाथ था, लेकिन कोई पक्का सबूत न मिलने के कारण इसे नहीं ही मान लिया गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि चोरी के बाद पैसा विद्याचलम में पहले से मौजूद ग्राउंड टीम के पास पहुंचाया गया। फिर वहां से एक मजबूत नेटवर्क के जरिए मध्य प्रदेश की सीमा तक ले जाया गया। पूरे केस की टाइमलाइन अब बहुत साफ दिखती है। अगस्त 2016 में वारदात हुई। इसके बाद अगस्त 2016 से अक्टूबर 2018 तक जांच भटकती रही। केस लगभग कोल्ड हो गया। अगस्त सितंबर 2018 में तकनीक ने केस पलटा। सेल डेटा और सैटेलाइट मैपिंग से ब्रेक थ्रू मिला। 13 अक्टूबर 2018 को दिनेश और रोहन गिरफ्तार हुए और फाइनल 30 अक्टूबर 2018 तक पूरी गैंग पकड़ ली गई। कुल मिलाकर इस केस को सुलझाने में 2 साल और 2 महीने लगे। हमारे देश का ये इकलौता केस नहीं था। ऐसे बड़े बड़े केस हमारे देश में चुपचाप चलते रहते हैं। जैसे कि अभी के टाइम पे एक चीज़ चल रही है, अरावली हिल की कटाई, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसी ही किसी सच्ची घटना के इन्वेस्टिगेशन के साथ।